सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के ओर से मैं आप सभी देशवासियों का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और पिछली क्लास का आपने बहुत अच्छे से उसमें से नॉलेज ली होगी, एंजॉय किया होगा। आज हम बात करेंगे उसी का सेकंड पार्ट। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब साउंड वाला पार्ट बताऊंगा तो उसके साथ में हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को भी लेके चलेंगे। तो हम यांत्रिक तरंग की बात कर रहे थे, यानी साउंड की बात कर रहे थे, यांत्रिक तरंग में कुछ बातें बता रहे थे। अब हम बात करेंगे ईएम वेव्स, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऐसी तरंग जिसमें यह विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा तो आपको बता ही दी थी, माध्यम में उत्पन्न होने वाला विक्षोभ। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक तरंगों की परिभाषा बन सकती है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं क्या। विद्युत चुम्बकीय तरंगें और कुछ नहीं, प्रकाश है। तो जो जो गुण प्रकाश में है ना, वो सारे गुण विद्युत चुम्बकीय तरंग में, ये याद कर लीजिए बस। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आता है। क्या कोई मीडियम है? कुछ नहीं है। सूरज से पृथ्वी तक कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम स्पेस है। तो वो सारा जितना भी स्पेस है, उस स्पेस में कैसे कोई तरंग चल सकती है? लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगें आसानी से चलती हैं। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक प्रकार की प्रकाश हैं। तो हम इसको मान लेते हैं। तो फिर इसका चाल कितना हो गया? इसकी चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी चाल हो गया। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये मैंने बहुत पहले भी एक बार बताया था जब एक फिजिक्स की क्लास थी। अब हम बात कर रहे हैं इनको, इसके स्पेक्ट्रम की, यानी कि जहाँ से आपको समझ सके कि कौन कौन सी तरंगें हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा तो आपको पता ही लगी। ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी। जबकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और इनकी चाल भी इतनी नहीं होती है, लगभग 340 332 के आसपास होती है, और इससे भी कम हो जाती है कई बार तो। ठीक है, तो वो तो माध्यम में बनती है, उसकी तो अब बात छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी ईएम वेव्स। तो एक पट्टी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पट्टी पे हम एक नाम लिखेंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में एक निश्चित आवृत्ति की तरंग ही हम देख पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो सुनने वाली जो साउंड है, उसमें हम एक बीच वाली तरंग ही सुन पाते हैं साउंड को। इधर वाली साउंड भी नहीं सुन पाते, उधर वाली साउंड भी नहीं सुन पाते हैं। इसी तरह से प्रकाश का भी एक ही हिस्सा हम देख पाते हैं। जो जिसको देख पाते हैं उसको दृश्य प्रकाश बोलते हैं। दृश्य, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। जो हिस्सा दिख पाता है उसको विजिबल लाइट बोलते हैं, और जो हिस्सा नहीं दिख पाता है, जैसे विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट को हम कहते क्या है? विजिबल लाइट में जो हिस्सा हमें, जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, उसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। याद रखना, विबग्योर, विबग्योर। अगर ये आपने याद रख लिया ना, तो एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है, विबग्योर। तो इसका मतलब ये हो गया वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। आज हम इसका पहला पार्ट लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ही बताऊंगा, अधिक नहीं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से बने रहिए, क्योंकि जब आपने ये बेसिक देख लिया ना, तो अब इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये है विबग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैनी आ पिनाला, बैनी मतलब बैंगनी, नीला। ठीक है, आ मतलब आसमानी, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, और ला मतलब लाल। तो ये इस तरह से ये इसका बैंड है। अब देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वायलेट है यानी बैंगनी है, तो इसके इधर वाली हो जाएगी परा बैंगनी। याद रखना, परा बैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अब समझते रहना ध्यान से। अगर आपने ध्यान से समझा तो कुछ भी नया नहीं है। परा बैंगनी के बाद में एक इससे भी, अब देखिए, अगर मैं इधर जाऊं ना, तो ये जो तरंग है ना, ये चंट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और चंट होती जाएगी। समझना इस बात को, एकदम बच्चा, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कंपेयर करें एक छोटे बच्चे में और एक बड़े बच्चे में, या एक छोटे बच्चे में या एक बुजुर्ग में,
तो देखो छोटा बच्चा तो एक काफ़ी छोटा होता है, एक तो उसका साइज छोटा होता है, लेकिन वो चंचल खूब होता है, चंट होता है, किसी को भी मार देता है, थप्पड़ मार देता है, कुछ भी मार देता है। लेकिन जो बड़ा आदमी है ना, वो समझदार होता है, वो थप्पड़ नहीं मारता है। एक तो वो धीरे चलता है, मतलब चंट आदमी जो है वो छोटा है, वो तेज चलेगा, और जो बड़ा आदमी है एक तो उसका साइज़ बड़ा होगा, और दूसरा वो धीरे धीरे चलेगा, वो ज़्यादा तेज़ नहीं भागेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है, तो वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मारेगा, वो शरीफ हो जाएगा, है ना, आपने देखा ही होगा। लेकिन जैसे ही जो छोटा बच्चा होता है वो चंचल बहुत होता है, उसमें एनर्जी बहुत होती है ना, समझ गए होंगे आप। तो इधर जाएंगे तो छोटापन बढ़ता जाएगा, है ना, और इधर जाएंगे तो शरीफपन बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे तो चंटूपन बढ़ता जाएगा, और इधर जाएंगे तो शरीफपन बढ़ता जाएगा। तो चलिए, तो पराबैंगनी किरण थोड़ी सी चंट होती है, यानी किससे, विबग्योर से, यानी दृश्य प्रकाश से थोड़ी सी चंट होती है, यानी थोड़ी नुकसानदायक होती है, थोड़ी इसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। इसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद में हमारे पास एक और किरण आती है, जिस किरण को हम कहते हैं एक्सरे। आप सब लोगों ने देखा होगा, मेडिकल साइंस में ये यूज़ होता है, एक्सरे, है ना। रेडियोग्राफी जब कराते हैं तो रेडियोग्राफी में एक्सरे किरणें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आती है, ये और भी चंट होती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आती है इससे भी बड़ी रे, उसको कहते हैं गामा रे, है ना, क्या कहते हैं, गामा रे। तो ध्यान से सुनना, गामा रे एक्स रे से भी ज़्यादा चंट होती है। ओके, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे, अब चौथे नंबर पे इसके बाद और भी महाचंट आ जाते हैं, जिसके बारे में अभी रिसर्च हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, है ना, या आकाश किरण भी कुछ लोग इसको कहते हैं, ठीक है, स्काई रे भी कहते हैं। तो स्काई रे एक्चुअल में थोड़ी अलग होती है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती, वो थोड़ी और होती है, क्योंकि वो अभी जो आकाश रे उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है। तो हम कॉस्मिक रे, कॉस्मिक में आकाश से आने वाली किरणें, जबकि आकाश रे यानी कि स्काई रे का मतलब ये होता है वो कुछ विशेष ब्रह्मांड में किरणें बनती हैं, उन किरणों के बारे में कभी और बात करेंगे, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये एक बार RAS, लास्ट RAS के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित से सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है। खैर हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं शरीफ से महाशरीफ किरणों की। तो ये है रेड, रेड का मतलब क्या होता है, लाल, तो अब या रक्त जिसको बोलते हैं। तो फिर रेड से इधर कम जो क्षमता वाली यानी कि महाशरीफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे अवरक्त। क्या बोल देंगे, अवरक्त। अवरक्त का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अवरक्त का मतलब क्या होता है, इसको मैं यहीं तक बना देता हूँ, इसकी रेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा अवरक्त, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। अवरक्त, इन्फ्रा रेड, या इसको IR बोल देते हैं, इन्फ्रा रेड, अवरक्त किरणें, ठीक है। इसके बारे में आपने सुना होगा, इसकी भी विशेषता होती है। उसके बाद का जो स्पेक्ट्रम होता है, अवरक्त किरणों के बाद में आता है माइक्रोवेव। इसका नाम भी आपने सुना होगा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद में आ जाती है रेडियो वेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी। हालांकि ये भी रेडियो वेव ही होती हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली वो क्या होता है, थोड़ी पेनिट्रेशन पावर वाली, ये होती नहीं होती है। अब ध्यान से सुनना, समझते जाना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम बात को। देखिए रेडियो वेव, ये रेडियो वेव का प्रयोग मोबाइल फ़ोन या संचार माध्यमों में किया जाता है, ठीक है। संचार माध्यमों में हमारे मोबाइल फ़ोन्स में या टेलीविजन्स में, रेडियो में जितनी भी वेव्स आती हैं, वो वेव ये वाली वेव होती हैं। इनकी तरंग लंबाई काफ़ी अधिक होती है, लैम्डा काफ़ी अधिक होता है, अधिक। लेकिन ऊर्जा या आवृत्ति या ऊर्जा दोनों की बात कर लेते हैं। तो देखो आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, है ना। तो जब लैम्डा अधिक है, यानी ये बहुत बूढ़ी तरंग है, मान लो काफ़ी बड़ी है, तो बूढ़ी है तो काफ़ी लंबी होगी, तो इसका मतलब इसकी तरंग लंबाई अधिक है, लेकिन इसका न्यू कम है। न्यू यानी आवृत्ति, ये आवृत्ति इसकी कम होगी, कम आवृत्ति वाली, कम क्षमता वाली, कम ऊर्जा वाली तरंग होती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की लैम्डा थोड़ी सी कम होती है। अब देखो ये लैम्डा कम होती जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो लैम्डा कम होता जाएगा, तरंग लंबाई कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर, मतलब इसी तरफ जाने पर जो आवृत्ति है, आवृत्ति वो अधिक होती जाएगी। आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, साथ में ऊर्जा का भी बढ़ता क्रम है, ऊर्जा भी इस लेवल पे बढ़ती जाएगी। इसका मतलब माइक्रोवेव रेडियो वेव से अधिक ऊर्जा युक्त होती है, माइक्रोवेव रेडियो वेव से अधिक आवृत्ति वाली होती है, किंतु माइक्रोवेव रेडियो वेव से कम
तरंग लंबाई वाली होती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव का काम क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन आप लोगों ने देखा होगा। माइक्रोवेव का काम क्या होता है? ये जो वेव है ये खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर जाती है और खाद्य पदार्थों को गर्म कर देती है। इसी सिद्धांत पे माइक्रोवेव ओवन का निर्माण हुआ है या इंडक्शन कुकर का निर्माण हुआ है, क्योंकि उसमें वो जो वेव है, जैसे भोजन आप जो भी रखते हैं वो भोजन के अंदर चली जाती है और भोजन गर्म हो जाता है, यानी खाद्य पदार्थों को गर्म करती है। और इसका रेडिएशन का कोई विशेष काम नहीं, खाद्य पदार्थों में प्रवेश किया तो उसको गर्म कर दिया, ये इसकी खासियत होती है माइक्रोवेव की, इसलिए इसको सूक्ष्म तरंग भी बोलते हैं। उसके बाद आती है इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें महाशरीफ होते हैं, क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड किरणें जिस सतह से निकलती है उस सतह में ठंडक हो जाती है। आप लोगों को एक बार बहुत पहले मैंने ऊष्मा वाला चैप्टर कराया था, मैंने कहा था कि उसमें एक चीज़ मैं दोबारा बताऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ। ऊष्मा की संचरण की 3 विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और रेडिएशन। चालन में क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ होता है जिनके कण पास पास होते हैं, तो जब हम उसको ऊष्मा देते हैं तो कण अपने साथ वाले भाई को ऊष्मा दे देता है और इस तरह से ऊष्मा का संचरण होता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? इस विधि को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, यानी कि चालन। इसी तरह एक होता है संवहन। संवहन जो तरल पदार्थ होते हैं, जितने भी लिक्विड या गैस पदार्थ होते हैं, उसमें संवहन की बात करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? अणु दूर दूर होते हैं, तो जैसे ही उसको ऊष्मा देते हैं तो जो अणु जिसने ऊष्मा ली है वो किसी और अणु के पास जाता है और उसको ऊष्मा देता है, जाके ऊष्मा देता है, जबकि जो कंडक्शन है उसमें जाके नहीं देता, उसमें साथ में देता है। अब तीसरे नंबर पे आता है जब ऊष्मा को जाने का स्थान ही ना मिले, जैसे थर्मस में आप चाय रखो फिर भी वो 5-6 घंटे में ठंडी हो जाती है, 8 घंटे में ठंडी हो जाती है। रीज़न, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जो थर्मस होता है ना, ये जैसे मान लीजिए थर्मस की 2 सतह है, तो अंदर वाली सतह पे तो चाय है, तो अंदर वाली सतह गर्म है और बाहर वाली सतह ठंडी है। तो जैसे ही सतह में तापांतर उत्पन्न होता है और बीच में कोई माध्यम नहीं है, पॉलीयूरिथेन भरा हुआ है, कोई माध्यम नहीं है, तो पॉलीयूरिथेन क्या होता है? ऊष्मा का कुछ अलग होता है। तो क्या होता है कि ऊष्मा अपना स्थान बना ही लेती है कहीं ना कहीं से निकलने का। तो ये जो गर्म सतह होती है ना, हमेशा गर्म सतह से अवरक्त किरणों के रूप में ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो होती नहीं है, तो फिर बिना माध्यम के ये आराम से चल जाती है ना, क्योंकि बीच में तो माध्यम ही नहीं है। पॉलीयूरिथेन तो कोई माध्यम ही नहीं है ऊष्मा के लिए, तो फिर ऊष्मा अपना स्थान बना ही लेती है। तो ऊष्मा का रेडिएशन किस विधि से होता है? ऊष्मा का रेडिएशन इंफ्रारेड के रूप में होता है। इंफ्रारेड नाम की एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जिस तरीके से वो आराम से निकल जाती है, जो किरण होती है, इसको हम यूँ समझते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपने देखा होगा, क्योंकि हमने हमारा इंफ्रारेड लास्ट, इसके बाद में तो सब विजिबल है, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, समझना ध्यान से कि जो इंफ्रारेड किरणें होती है, इंफ्रारेड किरणें, जैसे मान लीजिए कि हमारी धरती है और ऊपर से सूरज भगवान ने इसको गर्म कर दिया अच्छे से, तो जब धरती गर्म हो जाएगी तो आपको पता ही है बाहर तो स्पेस है, तो रात भर में इसको ठंडा होना पड़ेगा। तो अब देखो रात में धरती ठंडी कैसे होती है? रात में आप देखो ध्यान से देखना, कोई माध्यम तो है नहीं, बिना माध्यम के, तो आपको पता ही है क्या निकलेगा पृथ्वी से ऊष्मा के रूप में, रेडिएशन के रूप में क्या निकलेगा? इंफ्रारेड किरणें निकलती है। इंफ्रारेड किरणें, ध्यान रखना कौन सी किरणें? इंफ्रारेड किरणें। तो जब इंफ्रारेड किरणें आकाश में चली जाती हैं तो पृथ्वी हो जाती है रात भर में ठंडी। तो इस वजह से पृथ्वी फिर से सुबह, आपने देखा होगा सुबह सुबह पृथ्वी हमेशा ठंडी रहती है, जबकि रात में क्या होता है? थोड़ी थोड़ी गर्म रहती है, क्योंकि ऊष्मा निकल रही होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर कोई अवरोध आ जाता है, ऊष्मीय अवरोध आ जाता है। ऊष्मीय अवरोध कैसे? जैसे आजकल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो क्या होता है कि ऊपर जो है ना, एक चादर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है कई बार, है ना, कुछ जगहों पे। अब अभी भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, ये रेडिएशन ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी ये एकदम शीशे का कार्य करता है और ऊपर जाके ये तरंग वापस रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी में आ जाती है। और आपको पता है जब इंफ्रारेड कहीं से निकलती है तो ऊष्मा को ले लेती है, लेकिन जब कहीं जाती है तो ऊष्मा डाल देती है, तो वापस से पृथ्वी में ऊष्मा डाल देती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि औसत रूप से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी कि वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल रूप से पृथ्वी वार्म हो रही है, यानी गर्म हो रही है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों पड़ा? इसका एक रीज़न है, इसलिए पड़ा क्योंकि कश्मीर जैसे जिलों में कश्मीर जैसे एरिया में शीशे के घर बनाए जाते हैं। तो शीशे के हर्बेरियम होते हैं, तो उसमें पौधा होता है, तो ऊपर से प्रकाश तो आता है, तो शीशे के अंदर से प्रकाश तो आर पार हो जाता है, लेकिन अंदर क्या होता है, चीज़ों को जब गर्म कर देता है तो जब ऊष्मा निकलती है ना, तो वो शीशा उसको रोक लेता है, यानी इंफ्रारेड के लिए वो शीशा इंसुलेटर का कार्य करता है, उसको रोक लेता है, जिससे वो अंदर का हिस्सा गर्म रहता है। उसको ग्रीन हाउस कहा जाता था उस समय, उसको ग्रीन हाउस, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी लगाने के लिए वो हाउस बना होता था, उसी के नाम पे। फिर ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ भी तो हो रहा है
कि ऊपर शीशे जैसी एक परत होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इस परत को हम पेड़ लगाकर रोक सकते हैं देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम कर सकते हैं, व्हीकल्स को कम चलाकर हम इसको स्तर को कम कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम सब, हमारा जो हमारी पृथ्वी संपूर्ण परिवार है, एक भी जगह अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। आपने पता ही आपको कि जब डायनासोर आए थे तो डायनासोर के समय पे जो एक उल्कापिंड गिरा था तो उसकी वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें हो गई थी, और कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया था कि कई 100 गुना तापमान बढ़ गया था और वो सारे मर गए थे। सोचने वाली बात है। तो कहीं हमें उस कंडीशन का सामना ना करना पड़ जाए, इसीलिए हमें अधिक से अधिक ग्रीनरी की तरफ जाना चाहिए, मतलब प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो ये छोटे बच्चों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। जो 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में भी व्हीकल्स लेके निकल जाते हैं, तो भाई प्लीज़ व्हीकल्स लेके ना निकलिए, इसका मितव्ययता से इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ये तो था। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं, प्राकृतिक रूप से भी ग्रीन हाउस प्रभाव हो सकता है। आपने देखा होगा बादलों भरी जो रात होती है, जो बादलों से भरी हुई रात होती है वो भी गर्म होती है। उसका कारण भी यही है, जैसे ही उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे बादल आ जाएंगे ना, तो बादल भी क्या करते हैं, इस जो ये जो किरण है, रेडिएशन है, इसको ऊपर एब्जॉर्ब तो करते नहीं है, कुछ तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसलिए जो बादलों भरी रात होती है वो भी गर्म होती है। क्यों? क्योंकि उस समय भी पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो पूरी तरह से नहीं निकल पाती है, वो ऊष्मा ऊपर जाके कैप्चर हो जाती है, फिर बाद में नीचे आ रही होती है, तो हम ऊष्मा ही आ रही होती है। तो इस वजह से हमें लगता है कि वो गर्म, मतलब जो बादलों भरी रात है वो गर्म है, क्योंकि वो भी एक ग्रीन हाउस प्रभाव। हजारों प्रश्न बनते हैं इस पे और आए भी हैं, एसएससी में भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, पटवारी में भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, इन्हीं में से कोई उठा के दे देंगे। आपको पता होने चाहिए सारी विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो मैं बता रहा हूँ। कहाँ से? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, फिर विजिबल में विबग्योर आ जाती है, फिर पराबैंगनी, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे, ये सारी की सारी किरणें। कल मैं आपको इसकी फ्रीक्वेंसीज बताऊंगा ताकि आप लोग याद रखें, अभी तो सिर्फ इसकी कैरेक्टर बता रहा हूँ, है ना। इस कैरेक्टर से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताऊं, निम्नलिखित में से बादलों भरी रात के गर्म होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन, बादल गर्म होते हैं। दूसरा ऑप्शन, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी घटना होती है। तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं, 5 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4 और ये 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी घटना होती है। अभी तो बताया आपको मैंने। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी ईएम वेव है जो सतह से ऊष्मा लेके निकलती है? आप सब लोगों को पता है, इंफ्रारेड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन माइक्रोवेव, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर देना। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अच्छे से आंसर नहीं दे रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या बात है। पहले तो बहुत सारे लोग देखते थे, अब क्या पता मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं। अब ये एक बार कमेंट में ज़रूर बताया करें आप लोग, मुझे खुशी होती है, आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास बना के दे सकूं। चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका उत्तर होगा, उपरोक्त दोनों नहीं होगा, भी ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या होगा? इंफ्रारेड। क्योंकि माइक्रोवेव को मैंने बताया कि वो खाद्य पदार्थों को गर्म करती है, मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ से आती है, ऊष्मा लेके आती है कि नहीं आती। जबकि इंफ्रारेड को मैंने बताया ऊष्मा लेकर आती है और दूसरी जगह जाती है तो ऊष्मा दे भी देती है। यानी ऊष्मा का जो संचरण है ना, इंफ्रारेड के रूप में होता है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का रेडिएशन या ऊष्मा विकिरण के रूप में संचरित किस तरंग के रूप में होती है? पहला, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है? पहला इंफ्रारेड, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा गामा रे और चौथा एक्स रे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम ऊर्जा वाली किरण कौन सी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो उसमें अगर इनमें से कोई दे दे तो ये इधर वाली होती है, जैसे रेडियो वेव दे दे, माइक्रोवेव दे दे, इंफ्रारेड दे दे, तो इसमें से रेडियो वेव हो जाएगा भाई, सबसे कम ऊर्जा वाली। और अगर आपको दे दे कि दृश्य प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अधिक ऊर्जा वाली हुई, तो आपको 3 ऑप्शन दे दे। पहला ऑप्शन इंफ्रारेड दे दे, दूसरा दृश्य प्रकाश सीधे ही दे दे ये वाला, और तीसरे नंबर पे दे दे अल्ट्रा वायलेट, और चौथे पे दे दे उपरोक्त कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है, आप बता सकते हैं इसको, ये इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, और देखिए इसी तरह से अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये तो दृश्य प्रकाश है, ये तो हमारे ऊपर पड़ता है, यही तो ओरिजिनल सनलाइट है, या इसको लाइट बोलते हैं, प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, है ना। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों की। अल्ट्रावायलेट किरणें अगर शरीर पे पड़ती हैं तो 5 से 10 मिनट पड़ने पर कैंसर या स्किन बर्न जैसी समस्याएं हो जाती हैं।
ठीक है। ओजोन नाम की एक परत होती है जो पृथ्वी के ऊपर होती है, जो इस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। उसमें ओजोन मतलब O3 ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है ओजोन। तो ये ओजोन ऊपर बनती है संघनित होकर। तो ये क्या होता है कि जैसे नीचे से रॉकेट या जो प्रदूषण वगैरह होता है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटरों में भरी जाती है, तो जब ये ऊपर जाती है कहाँ, मतलब वायुमंडल में जाती है, तो जो डिप्लेटिंग कर देती है उसका, यानी उसको परत को या तो पतला बना देगी अथवा नष्ट कर देगी। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ से सीधी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ते हैं। तो एक तो धूप बड़ी तेज लगती है, दूसरा अगर जब जैसे बाहर जाते हैं ना तो स्किन बर्न हो जाता है। कई बार स्किन बर्न की वजह से दिक्कत भी हो जाती है, आप ये ध्यान रखें। तो स्किन बर्न होने का खतरा रहता है और कैंसर होने का खतरा तो रहता ही है। इसीलिए भी पराबैंगनी से बचने के लिए प्रदूषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण से वो ओजोन परत नष्ट होती है। ओजोन परत नष्ट होती है तो दिक्कत होती है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि ओजोन के परत के क्षय का मूल कारण क्या है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इसका रीज़न भी बता देता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वायुमंडल की, अब आप कहोगे यार इतनी सी तो गैस भरी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे नुकसान क्या होता है? तो नुकसान उससे नहीं होता, भरते समय जो गैस मुक्त होती है ना वायुमंडल में, वो नुकसानदायक होती है। कारण वो गैस सीधे ऊपर चली जाती है ओजोन, और वो बनाती है मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब मुक्त मूलक बनाती है तो वो क्या करती है कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो अणु है वो करीब करीब 60 लाख ओजोन को नष्ट कर देता है। क्योंकि मुक्त मूलक क्रियाविधि, जो लोग जिन्होंने साइंस ली उनको तो पता होगा, एक मुक्त मूलक क्या करता है, वो संपूर्ण क्रिया के लिए काफ़ी होता है। तो इस वजह से काफ़ी सारा लॉस होता है। इस लॉस की वजह से ही हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत के को नष्ट करने का जो मूल कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। ठीक है। तो अब इसके बाद में तो ये आ गया, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी मैंने लगा तो बता दिया। तो पराबैंगनी किरणें क्या होता है, पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल, यूवी रेज का इस्तेमाल पानी को फिल्टर करने में, उसको बैक्टीरिया फ्री करने में किया जाता है। आपने देखा होगा RO प्लस यूवी इस तरह से कुछ आता है ना, वो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज ही थी। अच्छा, पुराने टाइम में जो नोटें थी उसमें ऑप्टिकल फाइबर हुआ करता था, तो यदि आप उस पर अल्ट्रावायलेट किरण डालते हैं ना तो वो एकदम जगमगा जाता था। तो कुछ मोबाइल्स फ़ोन में नोट चेक करने का एक तरीका हुआ करता था उस टाइम पे, तो ऐसे लाइट जलाते थे तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर दिखाई देने लगते थे 100 रुपये और 50 रुपये की नोटों में, जो पुराने टाइम के थे। 100 रुपये या 500 रुपये की जो नोटें आती थी तो उसके अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती थी। तो वो ऑप्टिकल फाइबर को देखने के लिए भी पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भाई पराबैंगनी किरणों का तो यही उपयोग परीक्षा में पूछा जाता है। अब आता है एक्सरे। एक्सरे किरण और ज़्यादा चंटू है, यानी पराबैंगनी किरण से भी ज़्यादा भेदन क्षमता रखती है, पराबैंगनी किरणों से भी ज़्यादा ऊर्जा युक्त है, पराबैंगनी किरणों से कम आवृत्ति वाली है और पराबैंगनी किरणों से तेज चलने वाली है। तो ये ध्यान रखना, यानी ये ज़्यादा छोटी भी है, चंचल भी है, चंट भी है। तो इसका मतलब एक्सरे जो होती है, आपको पता है ये एक्सरे अपने मार्ग में आने वाली सख्त चीज़ों की छाया बना देती हैं। यही रीज़न है कि हड्डी टूटने पर हड्डी का एक्सरे किया जाता है, यानी कि हड्डियों का रेडियोग्राफी किया जाता है। रेडियोग्राफी का मतलब एक्सरे। तो एक्सरे टेक्निकल नेम एक्सरे नहीं है, वो तो हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। टेक्निकल नेम रेडियोग्राफी है। रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे करना। हाँ, तो रेडियोग्राफी किया जाता है तो पता लग जाता है। जैसे मान लो हड्डी यहाँ से कहाँ से कहीं से टूटी है, तो सख्त पदार्थों के लिए उसकी छाया बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना, एक्सरे का मेडिकल यूज़ ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये 3 सेकेंड या उससे भी ज़्यादा, 3 सेकेंड क्या मतलब बहुत कम समय के लिए भी पड़े, एक्चुअल में जो एक्सरे मशीन होती है उसमें तो सेफेस्ट टाइम के लिए डाला जाता है, कुछ सेकेंड का टाइम होता है। लेकिन अगर ये कुछ सेकंड भी हमारे शरीर पर पड़ जाए तो इतना रेडिएशन हो जाता है कि इंसान को कैंसर हो जाएगा या कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है। ये इतनी खतरनाक रेज होती है। तो जिसने इसको ढूंढा था, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे अपने लोग फ़ोटो शॉप करवाते हैं या फ़ोटो स्नैपिंग वगैरह करवाते हैं, तो उस समय लोग जैसे अपने दोस्त के साथ गए, ऐसे करके हाथ करके एक्सरे ले लिया, तो वो उस समय शॉक हुआ करता था। तो जब लोगों को कैंसर होने लग गया तो भाई लोगों को पता लग गया। तो इसका यूज़ सिर्फ मेडिकल टर्म में ही होता है आज की डेट में, ये तो ध्यान रखिएगा आप। एक्सरे। अब आता है गामा रे। गामा रे जो होती है इसकी भेदन क्षमता सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सर्वाधिक होती है, बहुत तेज होती है गामा रे, मतलब एक्सरे से कई गुना ज़्यादा होती है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका एक सीमित प्रयोग है। इसका प्रयोग कैंसर के इलाज में, जो अपने कहते हैं ना सिकाई करना, तो कैंसर के इलाज में गामा रे का प्रयोग किया जाता है। और गामा रे अधिक हो जाए तो उससे कैंसर हो भी जाता है। गामा रे कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। देखो कैंसर तो एक्सरे से होता है, लेकिन गामा रे उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो कैंसर युक्त कोशिकाएं होती हैं। हालांकि सबको नष्ट कर देता है, लेकिन इसको वहीं डाला जाता है
जिस कोशिका को नष्ट करनी है, तो वो पूरी कोशिका जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये रेडिएशन होती है। लेकिन इसके कई प्रभाव भी होते हैं, बाल उड़ जाना, है ना, स्किन काली हो जाना, और मतलब गले में इन्फेक्शन हो जाना, ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। अब उसके बाद आती है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कॉस्मिक रे वो रे है जो आसमान से आती है, वो गामा रे से ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर की होती है, जैसे सबसे लास्ट में रखा हुआ है। बाकी इसके बारे में रिसर्च हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता इसी की होती है, कॉस्मिक रे की। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। मान लो अगर प्रश्न इस तरह से पूछे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है, तो पहला आ गया ऑप्शन कॉस्मिक रे, दूसरा आ गया ऑप्शन गामा रे, तीसरा हो गया एक्स रे, और चौथा हो गया पराबैंगनी। तो इसमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी हो जाएगी, कॉस्मिक रे की। और अगर ये प्रश्न इस तरह से आ जाए कि निम्नलिखित में से भेदन क्षमता का घटता क्रम है, तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इन्हें पहले कॉस्मिक रे आएगी, फिर गामा रे आएगी, फिर एक्स रे आएगी, और फिर उसके बाद पराबैंगनी आएगी। तो ये इस रेंज में आपका आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।